नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान हैदर। पाकिस्तान के माशी सूरत हाल हमेशा से अबतर रही है। माशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए हमने हमेशा IMF की तरफ नज़र उठा के देखा, और जब भी IMF की बात होती है तो वो जो हुकूमत होती है वो IMF से उम्मीदें लगा के बैठती है। IMF प्रोग्राम की बहाली पर जश्न भी मनाती है और मुबारकबादें भी हासिल करती है, जबकि अपोजिशन जमातें जो हैं वो IMF प्रोग्राम पर हमेशा तनकीद करती आई हैं, और ऐसा ही पिछले कई सालों से चला आ रहा है। साबिक वज़ीर आज़म ने, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने भी, जब वो हुकूमत में नहीं थे तो वो ये कहते थे कि वो खुदकुशी करना पसंद करेंगे, लेकिन IMF के पास जाना गवारा नहीं करेंगे। और फिर यही हुआ कि उन्होंने फाइनली अपना जो माशी प्लान था उसको IMF के सुपुर्द कर दिया। और जब IMF प्लान हासिल किया पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम, तो उसके बाद उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो तकरीर की, कौम से खिताब किया, और उसके बाद उन्होंने उसको अपनी फ़तह करार दिया, अपनी हुकूमत की फ़तह करार दिया। और ऐसा ही अब मौजूदा हुकूमत जो है वो अपने साथ कर रही है कि 14 से 15 महीनों की मुसलसल स्ट्रगल के बाद अब इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि IMF प्रोग्राम जो है वो कामयाबी से इन्होंने हासिल कर लिया है। 3 अरब डॉलर का ये प्रोग्राम है जो कि 9 महीनों पर मुश्तमिल होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ने ये सहरा तो अपने सर डाल लिया कि IMF प्रोग्राम जो है वो उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और साथ साथ ये भी ज़रूर कहा हुकूमत ने कि IMF प्रोग्राम का हसूल जो है उसमें तमाम इत्तेहादी जमातों का, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का भी एक बड़ा अहम रोल है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग की जो आला क़यादत है, जिसमें मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ शामिल हैं, उनका भी बड़ा अहम किरदार है IMF प्रोग्राम की बहाली को लेकर। और साथ ही आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। IMF प्रोग्राम की बहाली भी उसमें शामिल है, और उससे लिंक था सऊदी अरब से जो इमदाद आनी थी उसको लेके। सो ये कलेक्टिव एफर्ट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पर शादियाने तो बजाए जा रहे हैं कि IMF प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो गया, लेकिन सवाल ये है कि IMF प्रोग्राम के बाद क्या मुल्क के अंदर जो माशी मसले हैं हल होंगे या नहीं, अवाम को इससे रिलीफ मिलेगा या नहीं, क्योंकि इन तमाम जो अहम पॉइंट्स हैं, महंगाई कम होगी या नहीं होगी, रुपए की कदर में इजाफा होगा कि नहीं होगा। तो ये कई अहम सवाल हैं जिनका जवाब तकरीबन नफ़ी में, पर उम्मीद ये की जा सकती है जो एक्सपर्ट हैं इकॉनमी के और माशी अमूर के जो माहिर हैं, उनका ये मानना है कि IMF प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान के जो माशी फिगर्स हैं वो बेहतर होंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर सिमत में जाएगी। मूडीज़ का भी ये मानना है कि कुछ अर्से तक ये स्टेबल हो जाएगी इकॉनमी। अब इस स्टेबल वाले टाइम में क्या पाकिस्तान डिलीवर कर पाएगा या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं, नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर हैं, लेकिन नवाज शरीफ काफ़ी मुतहरिक नज़र आते हैं। दूसरी जानब तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है वो, उसकी लीडरशिप जो है वो भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आती है। तो दोनों जानब से जो सियासी रहनुमाओं का एक्टिविटीज़ हैं वो किस सिमत जा रही हैं, क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान कुछ बड़ा सरप्राइज़ दे पाएगी या नहीं, और नवाज शरीफ साहब की जो एक्टिविटीज़ हैं वो नए इलेक्शन की तैयारी की जानिब हैं, और नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं, नून लीग का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। इलेक्शन होता है तो ये जो हुकूमती इत्तेहाद है, ये इलेक्शन के अखाड़े में इनके क्या रवैया होगा, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया सीनियर साहब का रज़ा रूमी साहब, अगर ज्वाइन कर चुके हैं, रज़ा साहब कर चुके हैं। रज़ा साहब बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान पहुंच चुके हैं आप, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुर्तज़ा सुलंगी साहब हैं, अगर ज्वाइन कर चुके हैं, सुलंगी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सुलंगी साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा सर, ये IMF प्रोग्राम जो है बिलाखिर इस हुकूमत को मिल गया, क्या IMF प्रोग्राम का कुछ सियासी फ़ायदा पहुँचेगा मौजूदा जो हुकूमती इत्तेहाद है, ख़ास तौर पर PMLN, क्योंकि हम इन 14 महीनों में तो ये तज़किरा करते आए कि जो माशी नाकामियाँ हैं और वो सारा सेहरा जो है वो नून लीग के सर जाएगा, और IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद अगर माशी सूरत हाल बेहतर होती है तो उसका क्रेडिट क्या नून लीग के हिस्से में जाएगा, और उस क्रेडिट का कुछ सियासी फ़ायदा भी हो सकता है PMLN को सर? ये है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब था जब इमरान खान छोड़कर गए थे, और सब यही कह रहे थे कि आप IMF के प्रोग्राम में जाएं, लेकिन हम मिफ्ता इस्माइल साहब ने शुरू भी किया, लेकिन बाद में जो मुल्क के अंदर जो सियासी मसाइल आए उसकी वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। अब भी जो IMF का जो ओरिजिनल जो प्रोग्राम था वो तो हम मुकम्मल नहीं कर सके। अभी ये जो एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है जी, वो एक तरह से
एक आखिरी एक कोशिश है कि जी आप कम से कम अगले 9 महीने तक, जब तक आपके पास इलेक्शंस हो जाए, तो 9 महीने तक शायद आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे। तो ये एक कामयाबी है। लेकिन क्या इससे पीडीएम की जमातों को या मुस्लिम लीग नून को कोई बहुत बड़ा फायदा होगा, मुझे नहीं मालूम। ये कबलज वक्त है। जो हालात हैं वो ये हैं कि पीटीआई ने और इमरान खान ने जो अपनी जमात पर खुद कुछ हमला किया है, उसकी वजह से जो जमातें रिंग के अंदर मैदान में हैं, उन्हीं में से किसी ने कुछ ना कुछ करना है। इस्तेहकाम पार्टी बनी है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा तवक्कुआत नहीं है कि अच्छा, वो मैं इस पे आता हूं, इस्तेहकाम पार्टी पे आता हूं। सोलंकी साहब एक पॉइंट क्लियर कर दें, क्योंकि मुझे याद है आप भी मुतअद्दिद दफा मेरे शो में भी और कई टीवी टॉक शोज में जो माशी नाकामियों का तस्करा है उसको लिंक हम कर चुके हैं और करते भी हैं। ऑफ कोर्स खजाना की जो वजारत है वो नून लीग के पास है, वजीर आजम नून लीग का। अगर माशी तौर पे बहाल नहीं होते हालात, माशी बेहतरी नहीं आती, तो वो डिस्क्रेडिट है फॉर नून लीग एज वेल। अगर बेहतरी आ जाती है, यू आर वेरी राइट कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, बट स्टैंड बाय एग्रीमेंट एक प्रोसेस के बाद हुआ है सर, फौरन नहीं हुआ। हमने कई शराइत पूरी की उनकी, कई मराहल हुए, कई टॉक्स उनके साथ हुई और उसके बाद हम इस जगह पर पहुंचे। मैं उम्मीद करता हूं कि हालात बेहतर हो। मैं ये भी नहीं कह रहा, आप ठीक कह रहे हैं कि इस एग्रीमेंट का ये मतलब नहीं है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट का, कि हमारे हालात बेहतर हो गए और माशी सूरत हाल पाकिस्तान में यकसर बदल जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बट अगर सूरत हाल बेहतर होती है तो नून लीग का स्पेसिफिकली कोई सर सियासी फायदा नून लीग को होगा कि नहीं होगा? देखिए, सियासी फायदा कौन उठाएगा ये तो अभी हम बात कर लेते हैं, लेकिन मुझे मुआशी सूरत हाल ऐसी होती हुई नजर नहीं आ रही जिससे कि लोगों को फायदा हो। अफरात-ए-ज़र कम हो जाएगा, गुर्बत कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, नहीं होगी, लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो बेहतर हो जाएगी। ये नहीं होने जा रहा। अगर आप मिडिल क्लास में हैं और किसी तरह से 5 लाख रुपए आप आमदनी है, तो 35% आपका इनकम टैक्स चला गया। अगर 100 रुपए आप कमाते हैं, इसका मतलब है कि आप 35 रुपए आप टैक्स देंगे। जबकि आपके बड़े सेक्टर हैं जो इकोनॉमी के, ज़राअत है जो 25% है, उससे पिछले साल सिर्फ 3 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ, जो कि आप देखें कि आपकी जीडीपी जो है उसका 25% है और आप 3 अरब रुपए उसमें जमा हुए। आपके 1000 अरब से ज्यादा आपके जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस का जो नुकसान है। आप देख लें कि जी जो रियल स्टेट है, बकौल ख्वाजा आसिफ के 500 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स एविजन वहां है। जो रिटेल और होलसेल है उसमें टैक्स एविजन 2880 अरब रुपए है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितने आप जो है वो सिर्फ जो वो कारपोरेशन जो टैक्स दे रही हैं और जो मुलाजमीन है, पब्लिक या प्राइवेट, वही टैक्स दे रहे हैं। जितने मईशत के बड़े हिस्से हैं वहां पर कोई टैक्सेशन नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो इकॉनमी कहां से ग्रो करेगी? अगले माली साल में आपको 25 अरब डॉलर कर्जा देना है, 130 अरब डॉलर के आप मकरूज हैं, तो ये मुल्क निकलेगा कैसे? तो जरूरत इस बात की है कि जो ये जमातें हैं वो प्लान दे के इस मुल्क को इस गड्ढे में से कैसे निकालेंगे। आप 1.7% अपनी जीडीपी का तालीम पे खर्च करते हैं, इस पूरे रीजन में सबसे कम है। जो जेंडर पैरिटी है उसमें आप अफगानिस्तान से थोड़ा सा ऊपर है। ये तो हाल है आपका। पॉपुलेशन आपकी सोलंकी साहब, यू आर वेरी राइट सर। सोलंकी साहब, आपने जो मरसिया पढ़ा वो बिल है और वो उससे मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा। रजा रूमी साहब, सर जो सोलंकी साहब ने मसाइब पढ़े हैं बिल्कुल बजा पढ़े हैं और ये फिगर्स बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। ये हमारा एक इंटरनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जो कि तबाह हो चुका है और वो जब तक ठीक नहीं होगा, जो गिले हैं सोलंकी साहब के वो खत्म नहीं हो सकते सर। उसके लिए आपको कलेक्टिव एफर्ट करनी होगी। दिस इज अ डिफरेंट डिबेट और जो वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई विश कि आप भी उस पर कमेंट कीजिएगा। बट इस आईएमएफ प्रोग्राम के आने के बाद जो चीजें बेहतर होने की उम्मीद है पाकिस्तान के अंदर, जो इन्वेस्टमेंट एक रुका हुआ था, जो एलसीज का इश्यूज था, डॉलर्स का इश्यूज था, स्टॉक मार्केट का इश्यूज था, जरा उसमें कहीं थोड़ी बहुत बेहतरी की उम्मीद से जो को ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्कल को। रजा भाई जरा उस पर भी कमेंट कीजिएगा। जी, मैं समझता हूं कि ये जो डील हुई है
یہ ایک بہت ہی بڑا جسے کہنا چاہیے ایونٹ ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال ڈیڑھ سے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاملہ رکا ہوا تھا، اور یہ اس ڈیل سے پہلے یہی لگ رہا تھا، بلکہ ہر کسی کی یہی پریڈکشن تھی کہ یہ پیسے نہیں دے گا آئی ایم ایف. اور اس کی وجہ کچھ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اسحاق ڈار صاحب اس کو صحیح مینج نہیں کر رہے تھے، حکومت نے چند معاملات کے اوپر شرائط نہیں پوری کی تھی. لیکن سب سے بڑی یہ بات تھی کہ ملک میں عدم استحکام کی جو صورتحال تھی وہ آئی ایم ایف بھی دیکھ رہا تھا، مغربی دنیا بھی دیکھ رہی تھی، ہمارے دوست ممالک بھی دیکھ رہے تھے جو ہمارے خیر خواہ ہیں. ہوا یہ ہے کہ پچھلے چند ہفتوں میں جو یہاں پہ سیاسی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، جس طریقے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہاں پر ایک بڑا واضح پیغام دے دیا ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر، اس سے یقیناً جو ہے لوگوں کو اب یہ پتہ لگا ہے کہ دیکھیے یہاں پہ اب ڈنڈا راج شروع ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ مغربی دنیا جو ہے اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں، چاہے وہ ہمارے نیبرز ہوں، گلف کنٹریز ہوں، ان کا تعلق تو پاکستان کی آرمی سے ہوتا ہے، وہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرتے ہیں. آپ کا یہ تو خام خیالی ہے کہ وہ شہباز شریف کی صورت کو پسند کرتے ہیں یا خان صاحب کی ہینڈسمنس کو پسند کرتے ہیں. ان کے پرماننٹ الائز اسٹیٹ آف پاکستان ہے، اور اسٹیٹ آف پاکستان کی طاقت جو ہے وہ جی ایچ کیو میں مرتکز ہے. جب جی ایچ کیو نے ایک سٹیبلٹی اور کلیئرٹی کا مظاہرہ کیا، چاہے ہم اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، اس وقت پی ٹی آئی والے بڑے ناراض ہیں، وہ بڑا برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک میں غیر اعلانیہ ماشاءاللہ لگ گیا ہے، دوسری طرف شادیانے بج رہے، وہ اور بات ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، ہم کرتے ہیں اس پہ بھی. لیکن آئی ایم ایف کا جو پروگرام آنا، اس کی مینیجنگ ڈائریکٹر کا ملنا، شہباز شریف کی انٹرونشن ہونا، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بھئی یہاں پہ معاملہ سیدھا ہے، یہاں پہ اب ڈنڈا پیر جو ہیں وہ آگے معاملہ چلائیں گے، اس لیے یہاں پہ وہ آیا ہے. لیکن اب اس کی جو اچھی بات یہ ہوتی ہے عدنان کہ یہ 3 ارب تو ایک حصہ ہے. اس کے بعد ہمیں گلف کنٹریز نے ہماری مدد کرنی ہے، جنہوں نے پہلے سے کمٹمنٹس دی ہوئی ہیں، لیکن وہ آئی ایم ایف کے سمجھوتے کا وعدہ ویٹ کرے تھے. 8-10 ارب ڈالرز جو ہیں اگلے 1 سال میں رول اوور وہاں سے ہوں گے، اور جو ہم نے امپورٹس بند کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس کم ہو رہی تھی، کیونکہ ہماری بدقسمتی سے جو ایکسپورٹس ہیں اس کا 40 سے 50% مال امپورٹڈ آتا ہے. اب یہ بھی آپ دیکھیے نا، تو وہ ایکسپورٹس بھی ٹھپ ہو گئی، اب وہ دوبارہ سے کھلے گی، کچھ زر مبادلہ بھی بڑھے گا. یہ ڈالر کی جو تفاوت کلیئر کر دیں، ایک پوائنٹ کلیئر کر دیں. اچھا ہاں بولیں جی، کہ ڈالر کی مارکیٹ ریٹ اور بینک ریٹ کے تفاوت کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ڈالر کم بھیج رہے تھے بینکنگ چینلز کے تھرو. وہ تو کہتے ہیں نا، وہ پوسٹر لگاتے کہ جی ہم پیسے نہیں بھیجیں گے کیونکہ ہمارے قاسم کے ابا کے ساتھ بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے. وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. لوگ اپنے گھروں میں بھیجتے ہیں، اپنے خاندانوں کو بھیجتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی وجہ سے ڈالر رکا ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، باہر سے جو اوورسیز کا آ رہا تھا. جی تو وہ بھی بڑھے گا انشاءاللہ. وہ جو 3-4 ارب ڈالر کا ایک شارٹ فال ہو گیا تھا پچھلے 1 سال میں، وہ بھی کم ہوگا. اس لیے پاکستان میں ایک سٹیبلٹی آ رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو سولنگی صاحب نے باتیں جو نقشہ کھینچا، منظر نامہ، وہ بالکل صحیح کھینچا، لیکن وہ ابھی تو ٹھیک نہیں ہو سکتا. وہ نگران وہ ایک لارجر پرسپیکٹو میں بات کر کے افسر. اچھا جلدی سے بتا دیں، آپ کا یہ ماننا ہے، کیونکہ آپ میرے خیال میں آدھے اوورسیز پاکستانی بھی ہیں، تو آپ کا یہ ماننا ہے آپ کا یہ بند کر دیے اپنے پیسے بھیجنا. رومی صاحب لے کے آتے ہیں، رومی صاحب وہاں سے ڈالر لے کے آتے ہیں، یہاں پہ ہمیں کھانا کھلاتے ہیں. مجھے بعد میں پتہ لگا کہ ان کو سستا پڑتا ہے، اسی لیے یہ میزبان ہے یہاں پہ. اچھا یہ جو سٹیبلٹی کی آپ نے بات کی ہے، کیا واقعی اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے عدنان، میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں تو مجھے بالکل یہ پسند نہیں آ رہی ہے جو ریورس انجینئرنگ ہو رہی ہے، ہزاروں لوگوں کی پکڑ دھکڑ، پرچے، مقدمے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے. جمہوریت پسند ہونے کے ناطے میں ان چیزوں کی پہلے بھی مذمت کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں. مگر آپ یہ بتائیے کہ اس ملک کی ریاست کیا کرے؟ ریاست سے میری مراد صرف فوج نہیں ہے.
इस मुल्क की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें ब्यूरोक्रेसी जो इस मुल्क को चलाते हैं, जहां पर एक शख्स कहता है कि मैं आज एक असेंबली तोड़ूंगा, कल दूसरी तोड़ूंगा, वो कहता है इस टाइम पे इलेक्शन होंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरी मर्जी का होगा, नहीं तो मैं दंगा करूंगा और धरने करूंगा। चीफ जस्टिस अगर मेरा कहना नहीं मानेगा, मुझे रिलीफ नहीं देगा, तो मैं उसके पोस्टर बना के जजों की नहीं जजों की फोटो लगा के ओवरसीज पाकिस्तानियों के हाथों जूते मरवाऊंगा। आप बताइए इस तरह से कैसे मुल्क चल सकता है इन हालात में? ये हालात किसने पैदा किए? ये आपका तजिया जो है वो उर्दू अदब के बैठे हैं मुर्तजा सोलंकी साहब, शोरा आफाक तजिया आपने आज पेश किया। मैं आता हूं सोलंकी साहब, शायद रिंद साहब से पूछ लूं। शायद रिंद साहब, रजा रूमी साहब ने जो शोरा आफाक अदबी बात की है, वो मेरी देसी और सादी जबान में मुझे ये समझ आई है कि रियासत को मजबूर किया एक शख्स ने कि वो ये सब करे जो आज रियासत कर रही है। अदनान रूमी साहब ने जो बात की और आपने जो समझा, क्या इसमें आपके समझने में कहीं पे गलतफहमी है? मतलब मैं कम अकल इंसान हूं, इसीलिए आपसे हो सकता है मेरी अक्ल और फहम की वसतों से दूर बात की हो रजा रूमी ने। चलें, मैं आपकी अकल में सादा लफ्जों में 13 से 16 महीने तक जो कासिम के अब्बू हैं, उन्होंने जो भी ट्रेंड बनाया हुआ, अब्बू या अब्बा के लफ्ज में कोई फर्क नहीं है। मेरे शो पर सही लुगत इस्तेमाल अच्छा ठीक है सर, के अब्बा सर हम पहाड़ों के लोग हैं, मादरी जुबानों के मामले पे आप पहाड़ों के वाले बिना वजह मजबूरियां ना समेट लिया करें, हम भी पहाड़ों पे बैठे हैं। अच्छा सर, 13 से 16 महीने तक मैं रजा सोलंकी साहब, ये बलूचिस्तान वालों को समझाएं, अच्छे भले माहौल में अपनी ये बेबसी सामने ले आते हैं। सर आप उधर सर मेरी उर्दू कराची की तरह तो नहीं हो सकती। बलोची एज वेल, लेकिन अपने आप को इतना मजबूर न साबित किया। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल में शायद रिंद जो है वो अरबी का इस्तेआरा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अरबी में ऐसे ही कहते हैं। सर देखें, 13 से 16 माह तक जो बात रजा भाई ने की, उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्हें एज ए डेमोक्रेसी के सपोर्टर उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन रियासत ने 13 से 16 माह तक खान साहब को, उनकी जमात के रहनुमाओं को पूरा स्पेस दिया और जितनी एंटरटेनमेंट दे सकते थे दिया। ये जो अभी IMF की चीजें हो रही हैं या आपकी इकोनॉमी की चीजें सीधी सिमत में जा रही हैं, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा रजा भाई की बात से कि जब आपने पॉलिटिकल टर्मोइल को काबू किया तो हर कोई आपके साथ इकोनॉमी पे भी बात करने को तैयार होगा, बिजनेस पे भी बात करने को तैयार होगा। 13 से 16 माह जो नालायकी इस हुकूमत की, मैं कहता हूं, अगर खान साहब को, कासिम के अब्बा को काबू करना था तो जो पहली जजमेंट थी तहरीक अदम एतमाद के मामले पे सुप्रीम कोर्ट की, उसमें लिखा गया था कि इस जगह पे आइन की वायलेशन हुई है। उस केस में उनके खिलाफ कार्रवाई करके वहां से अगर हुकूमत अपना इनिशिएटिव स्ट्रांग लेती तो ये 13 से 16 माह टर्मोइल में ना गुजरते। मेरा ये ओपिनियन है। अच्छा, एक सोलंकी साहब ब्रेक ले लूं मैं, ब्रेक के बाद कंप्रिहेंसिव रिप्लाई भी लेते हैं इस पे, और नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकातें हैं वो किस सिमत पाकिस्तान की सियासत, एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, नवाज शरीफ साहब बड़े मुतहर्रिक हैं सर, उनका मुतहर्रिक होना वजह क्या हो सकती है सर? दुबई में जो कुछ हुआ तो उसका इम्पैक्ट क्या आने लगा अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान में सर? दुबई में उनकी दो तरह की सरगर्मियां हैं सर। एक तो जो उनके मौजूदा इत्तेहादी हैं, सबसे बड़े पीपुल्स पार्टी, उसकी लीडरशिप से मुज़ाकरात हैं जो कि मुस्तकबिल का जो रोड मैप है उसके बारे में, और साथ ही वहाँ जो रॉयल फैमिली है, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे उनकी मुलाकातें हैं। तो दोनों के जो मकासद हैं वो ज़रा मुख्तलिफ हैं। जो वहाँ के लोकल बिजनेसमैन और रॉयल फैमिली से, वो तो ये है कि पाकिस्तान जिस गड्ढे में गिरा हुआ है उससे निकलने में वो कितनी मदद कर सकते हैं, ख़ास तौर पर सरमायाकारी के हवाले से। लेकिन दोनों अहम हैं मुस्तकबिल के लिए, सियासी इस्तेहकाम और मुआशी बहाली, ये दो बड़े काम हैं, और अगर मियाँ साहब ये कर रहे हैं तो मुझे इसकी खुशी है। अच्छा सोलंकी साहब, एक और बात बताइएगा कि ये जो इत्तेहाद है हुकूमत का, ये हुकूमत तक ही है, जैसे हुकूमत खत्म होगी ये इत्तेहाद भी नहीं होगा। तो अगर हुकूमत खत्म होती है और इत्तेहाद नहीं रहता, फिर पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI हर एक अपनी सियासत करेगा। जब ये अपनी अपनी सियासत कर रहे होंगे तो और फिर वहां पे तहरीक इंसाफ भी ऑफ कोर्स एक जमात और एक वोट बैंक तो एग्जिस्ट करता है, तो इस सारे सिनेरियो में क्या जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी
डंडे के जोर पे बकौल रजा रूमी साहब के वो कायम रह सकती है या रहेगी सर? मेरे ख्याल में कायम रहेगी, क्योंकि इन जमातों के दरमियान मुकाबला होगा, दुश्मनी नहीं होगी। उनके दरमियान एक तहरीरी या बगैर तहरीर के एक मुआहदा मौजूद है कि हम मुखालफत एक दूसरे की करेंगे क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ना है, लेकिन हम एक दूसरे को डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे। जो भी हुकूमत बना सकता है वो बना ले, लेकिन वो ड्रामा दोहराया नहीं जाएगा जो पीटीआई ने किया। वेरी राइट। रजा रूमी साहब, सर क्या आपको लगता है जो बार बार बातें हो रही है केयर टेकर सेटअप को लेके भी और फिर नून लीग की जो अपनी रिजर्वेशंस हैं उन चीज़ों को भी, और जो सोलंकी साहब का मानना ये है कि ये एक नूरा कुश्ती तो हो सकती है, जो एक रियल अपोजिशन होती है या रियल पॉलिटिक्स होता है, मुकाबले भी होते हैं, दुश्मनी भी होती है, मफादात भी होते हैं, उस पर कहीं कंप्रोमाइज हो जाएगा चीज़ों को लेके, बिकॉज जो तहरीक इंसाफ वाली साइड है वो अभी भी बहुत एक इन्फ्लुएंशियल साइड है जब हम वोट बैंक की बात करते हैं पाकिस्तान के हलकों में। सर नहीं मालूम कि आप 1997 में कहाँ थे, शायद उस वक्त आप चूंकि मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं तो आपको शायद याद नहीं होगा। मैं उस वक्त हुकूमत में होता था और मैं असिस्टेंट कमिश्नर था एक जिले का, और वो इलेक्शन मैंने कंडक्ट कराया था, मेरी ड्यूटी थी इलेक्शन की। उस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का वोटर नाराज था, खफा था, वो पोलिंग बूथ्स पे नहीं आया था। हमारा ये ख्याल था कि बेनजीर भुट्टो साहिबा को 96 में निकाला गया, मुर्तजा भुट्टो को दिन दहाड़े शहीद किया गया, फारूक लगारी साहब जो उसी पार्टी के सदर थे उनके हाथों उनको निकाला गया, उनके पीछे सारी बातें एस्टेब्लिशमेंट ही थी। और जब वो सीटें आई तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को 17 सीट्स मिली उस इलेक्शन में। वो हमारे यहाँ एक नजीर है। नजीर मैं इसलिए कह रहा हूं कि पीटीआई का वोट बैंक, चूंकि आपने कहा वो है, पीटीआई का वोट बैंक किसी पार्टी, किसी मंशूर, किसी एजेंडे का नहीं है। वो इमरान खान साहब की शख्सियत के इर्द गिर्द जो उनका पूरा सहर है, करिश्मा है, वो उसका वोट बैंक है। कि अगर इमरान खान साहब इंतखाब की रेस में नहीं होंगे, अगर वो वजीर आजम बनने का उनका कोई चांस नहीं दिख रहा होगा, या वो जेल में होंगे या वो नाअहल होंगे, जो कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा कि सभी लोग ये बातें करें, बड़े बड़े हमारे मुल्क के सहाफी, एनालिस्ट, खबर निगार, तज्जिया निगार सब यही बात कर रहे हैं, तो फिर पीटीआई का वोटर किसको जाके वोट देगा? खंबे को देगा, कुर्सी को देगा? वो जाहिर बात है कि वो वोट जो है वो यहाँ तो किसी और उस कैंडिडेट को देगा, खुसूसन पंजाब में जहां पे आपको पता है रवायत है कि जेड़ा जिते ओदे नाल। तो इस सूरत हाल में पीटीआई का अगले इंतखाबात में अपने वोट बैंक के बावजूद ज्यादा सीटें लेना मुश्किल दिखाई दे रहा है, नंबर एक। नंबर दो, आप ये मत भूलिए कि रजा भाई ऑडियो जरा ठीक करते हैं, ये शायद रिन साहब किस कदर निकम्मा है ये हुकूमती इत्तेहाद। पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में, और इस कदर निकम्मा है कि मुर्तजा सोलंकी साहब ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि इनको नूरा कुश्ती खेलना पड़ेगी, क्योंकि पहली तरफ एक ऐसी पार्टी मौजूद है जो कि एग्जिस्ट करता है इसका वोट बैंक। ये इस कदर निकम्मा है हुकूमती इत्तेहाद, ये सारा पाकिस्तान का पॉलिटिकल तबका इस हुकूमती इत्तेहाद में ये एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने में तहरीक इंसाफ के खिलाफ फेल हो गया। ये तहरीक इंसाफ और साबका हुकूमत के खिलाफ करप्शन केसेस बनाने, प्रूफ करने और उसको फॉलो अप करने में भी ये हुकूमती इत्तेहाद नाकाम हो गया। तो फिर इंटरवीन करना पड़ा उस रियासत को जिसको मजबूर किया गया गालियां देके, बल्कि गंदी गालियां देके, उनकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज करके। तो ये हुकूमती इत्तेहाद पर भी तो बात होनी चाहिए, जो जिसके निकम्मेपन पे तो इब्न इंशा भी अगर लिखने बैठे तो उनका भी कलम रुक जाए। अदनान देखें, हम अगर एक चीज देखते हैं, इस वक्त जो दुबई में बातचीत हो रही है या मुलाकातें हो रही हैं, हम उसे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मंजरनामे पे बात कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म, मैं इनके निकम्मेपन पे बात कर रहा हूँ, तो वो उन पे इन्होंने कर ली, वो कर ली। पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने हुकूमत बना ली, और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का, दुनिया की तारीख का निकम्मी तरीन हुकूमतें हैं कि कोई एक चीज बताएं जो डिलीवर करने में नाकाम होगी। रियासत को इंटरवीन करना पड़ा जब रियासत 14 महीने इनसे गालियां खाती रही तरीके से। आप कह रहे हैं रियासत को इंटरवीन करना पड़ा। रियासत ने इंटरवीन उस वक्त किया जब मामला 9 मई तक आया। मैं जो बात करना चाह रहा था सर, उससे पहले ये फेल हो गया ना, देयर वाज नो काउंटर नैरेटिव। अगर मुझे बात, सर आप आगे बढ़े ना, आप पीछे हटे हुए। मैं जो मैं पूछना चाह रहा हूँ उसका जवाब दे देना मुझे। आप मुझसे अगर ये कहलवाना चाह रहे हैं हुकूमत निकम्मी है, तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, वो सर साबित करें कि निकम्मी नहीं है। बिल्कुल, मैंने कहा काउंटर नैरेटिव,
काउंटर मुर्तजा नैरेटिव। सोलंकी साहब, प्राइम मिनिस्टर से मुर्तजा सोलंकी साहब ने सवाल पूछा था अदनान, पहली मुलाकात अदनान, में, या कि भाई तो आप उनके पास एक आर्ग्यूमेंट नैरेटिव पूरा होने दें। है, आपका काउंटर नैरेटिव किधर है? इसमें बता दे कि क्या किया उन्होंने। मैं बात करता हूँ, मुझे इजाजत रजा भाई, दीजिए। अच्छा ठीक है, रजा भाई सीनियर है, मैं खामोश रहता जी जी रजा भाई। नहीं, मैं सिर्फ ये काउंटर नैरेटिव, देखिए ये बात हम भी बहुत बहस कर चुके हैं। मैं खुद इस चीज का पिछले साल अप्रैल में, मई में मुझे भी लगा कि इनका कोई बयानिया नहीं है, बयानिया गलत है। भाई बात ये है कि ये बयानिया बनता कहाँ से है? जब आपके यहाँ ईमानदार जनरल्स और ईमानदार जज हों जो कि मुस्तकिल आपको भूख दिए जा रहे हो, ईमानदार एंकर्स जो हैं वो दिन रात आपका गुब्बारा, आपकी फ्लाइट, आपका लार्जर देन लाइफ परसोना बना रहे हो मुस्तकिल। जब आपको फाइनेंसिंग हो कि 60 जलसे एक साल में करने हैं और 2-4 धरने करने हैं, तो वो कौन करवा रहा था? इसकी तो भी तहकीक होनी चाहिए। हमें तो ये भी पता लग गया है कि जो पिछले साबिक आर्मी चीफ थे वो अपनी एक्सटेंशन के लिए इनसे गालियां भी खा रहे थे। मसलन आप मुझे बताएं ना, मैं आपको अगर वीर जाफर बात कर रहे हैं, आपकी ऑडियो का मसला है, मैं यहीं से शुरू करूंगा आपसे। रजा भाई आपकी ऑडियो का मसला है, रजा भाई, या रजा भाई की ऑडियो शुरू करो, यही बात रजा भाई से पूछो। रिन साहब आपका नहीं, आपकी वाकई ऑडियो का मसला है, मैं यहीं से कंटिन्यू कराऊंगा। और यार वो ऑडियो वाले भाई साहब ऑडियो ठीक करो यार इनकी, शायद रिन साहब। मैं उस शर्त पे बोलूंगा कि आप बात बोले, पूरी करने देंगे। मैं जो बात ये कर रहा था कि इस वक्त दुबई में सबसे बड़ा चैलेंज नवाज शरीफ और जरदारी साहब के लिए ये है, 1.5 महीने के अरसे में उन्हें अपने पॉलिटिकल मुखालिफ को सेटल डाउन करना है। अगर वो नहीं कर सकते तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी का सामना किसको होगा। है ये? दोनों को? दोनों जो दुबई में बैठ के अच्छा। मुज़ाकरात कर रहे हैं। आप ये देखें कि एस्टैब्लिशमेंट ने अपने एंड पे जो कार्रवाई 9 मई के मामले पे करनी थी करके आपको अनाउंस करके बता दिया कि फलां लोग नौकरियों से बरतरफ कर दिए गए, उनके खिलाफ ये कार्रवाइयां हो चुकी हैं। अब अगले 1.5 महीने में, चाहे अगस्त की जिस भी डेट को ये असेंबली जाती है, चाहे अपनी मुकर्ररा वक्त पर या उससे एक दिन पहले, उससे पहले एक पॉलिटिकल ओपोनेंट के साथ क्या करना है, कैसे करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है मौजूदा हुकूमत का। मेरी मालूमात के मुताबिक, सोलंकी साहब इस पे मुझसे हो सकता है डिफर करें, उनकी मालूमात मुझसे ज्यादा हो, मेरी मालूमात के मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब कासिम के अब्बा का आर्मी के कोर्ट में ट्रायल नहीं चाहते, और ये उनका एक ओपिनियन है कि एटीसी के कोर्ट में उनको ट्रायल कर लिया जाए, आर्मी कोर्ट में ना की जाए। ये ओपिनियन है उनका, और इस पर वो मियां नवाज शरीफ को अभी तक कायल नहीं कर सके। अगला राउंड क्या होता है मुझे नहीं इल्म, अगले राउंड में क्या चीजें निकलती हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए कि 9 मई के मामलात पे कासिम के अब्बा का ट्रायल कहाँ होना है, इस पर भी दुबई में बात हो रही है। रजा भाई अब आपकी ऑडियो ठीक हुई तो प्लीज कंप्लीट कर लें। मैं ये कह रहा था कि ये नाकामी कामयाबी, देखें कोई यकीनन आपकी अदनान बात में वजन है। मैं खुद भी ये कहूंगा कि बहुत सारी ऐसे मामलात थे जहां पे हुकूमत बेहतर हैंडल कर सकती है। मसलन ये IMF का मामला, डार साहब ने खामखा फड्डा उनके साथ किया, सख्त बयानात दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू किया तो मसला हल हो गया। लेकिन ये बात नहीं है, असल बात ये है कि पिछला पूरा 1 साल एक साबिक आर्मी चीफ जो हैं हमारे, वो एक तरफ उनको कहा जा रहा है आप मीर जाफर हैं, आप मीर सादिक हैं, दूसरी तरफ वो उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं खान साहब से, और फिर खान साहब टीवी पे कहते हैं कि इनको ताहयात एक्सटेंशन दे दो। फिर हमें यह भी पता लगा कि एक्सटेंशन भी वो चाह रहे हैं। फिर 1-2 और जनरल्स जो कि बाद में रिटायर हो गए हैं, कुछ ने तो छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, वो भी मुबैना तौर पर इस पूरी गेम का हिस्सा थे। तो अगर ईमानदार जनरल्स और ईमानदार जज और ईमानदार एंकर्स और ईमानदार तज्जियाकार अगर पूरे मुल्क में हवा बना रहे हो और सर्वे पे सर्वे निकाल रहे हो, 70% सर्वे, 80% अवाम, कहां से कौन सी पोलिंग होती है पाकिस्तान में भाई? हमें भी बताओ, हमें भी कोई बताए ये पोलिंग। मुर्तजा सोलंकी साहब, आज मैं तो विथड्रॉ कर रहा हूं। आज जिस कदर फ्रंट फुट पे रजा रूमी खेल रहे हैं, मुझे तो लगता है आज जोश मलिया बादी पढ़ के बैठे हैं। नहीं जोश मलिया नहीं, देखिए सच्ची बात कभी ना कभी नहीं, सच्ची बात नहीं सर, जोश सच ही लिखते रहे हैं भाई। जोश बड़े अच्छे शायर थे, वो इस कदर सच लिखते थे कि उन पर फतवे लगते थे। मुर्तजा सोलंकी साहब नहीं, देखिए नहीं, एक पॉइंट सर, 2018 में सारी की सारी तरकीबें आजमा के भी 31-32% वोट मिला था इमरान खान साहब को, कासिम के बुआ को। और आप मुझे ये बताइए कि ये क्या, ये 70%, 80% अवाम, ये कौन सर्वे बनाता है, ये कौन हवा बनाता था?
خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس ریاست کے اندر سے وہ سپورٹ حاصل تھی. وہ جا کے جب بات ان کے گھر پہ پہنچی، جب آگ لگی جنا ہاؤس کو، جب جی ایچ کیو کا گیٹ پھلانگا گیا، شہداء کی یادگاروں کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، جہاز جلائے گئے، تو پھر ان کو بھی خیال آیا او ہو یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا ہے. اس سے پہلے 1.5 سال سوا سال اب حکومت کو بھی سوچنا چاہیے. تبھی تو میں اس حکومت کو نکما کہہ رہا ہوں. تبھی تو پورے پاکستان کا پولیٹیکل طبقہ اس وقت حکومت کر رہا ہے سوائے تحریک انصاف کے، اور وہ اس قدر ناکام اور نکما ہے کہ میں سولنگی صاحب مجھے بریک لینے دیں تاکہ آپ تسلی سے ہمارے آج کے جوش ملیح آبادی کے رسپانس کر سکیں. بریک کے بعد ویلکم بیک. سولنگی صاحب 2 سوال ہیں سر آپ کے لیے کیونکہ لاسٹ ٹرن ہے سر. ایک تو فوج نے تو اپنا احتساب کر دیا 9 مئی پہ، انہوں نے کورٹ مارشل کیا اور پھر بتا بھی دیا کہ یہ احتساب ہوا 9 مئی کے واقعے میں جو ملوث تھا ان کی طرف. اب آف کورس نگاہیں جو ہیں حکومت کی جانب ٹکی ہوئی ہیں جن پہ میرا بہت بڑا اعتراض ہے کہ وہ مکمل طور پر ناکام رہے. جب ان کی کوئی کام کی رسپانسبلٹی آئی تو وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے. ایک دوسرا سر اس پہ رسپانس دیجیے گا اپنا. دوسرا دس از لاسٹ ٹرن، آپ نے تحریک استحکام پارٹی سے کچھ نا امیدی کا اظہار کیا تھا پروگرام کے شروع میں سر، ذرا وہ بھی بتائیے گا کہ وہ کیوں تھا سر؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی حکومت ہو اس کی ناکامیاں نہ ہو. حکومت کا جو بھی کام ہے اس کے اندر ہمارے جیسے ملکوں میں جتنی طاقتور حکومتیں ہیں جو ان کی کیپیسٹی ہے اس میں ناکامیاں ہیں. اس پہ اگر ہم جائیں گے تو بہت کچھ بات کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جو رضا نے کہا کہ یہ پاکستان کو دیوالیہ پن سے بچایا تو یہ تو ان کی کامیابی ہے، وہ ماننی پڑے گی. یہ کافی ہے؟ میرا خیال ہے کہ کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ وقت ہے کہ یہ جماعتیں ایک پروگرام دیں کہ پاکستان کو اس گڑھے سے کیسے نکالنا ہے. سر جہاں تک استحکام پارٹی کی بات ہے تو ان کے پاس الیکٹیبلز تو ہیں، لیکن کوئی ایسا پروگرام جس پہ عوام اکٹھے ہو جائے اور اس پہ اعتبار کر لیں وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. نہ کوئی کرشماتی شخصیت اس نئی جماعت کے اندر ہے، وہ بھی موجود نہیں. تو اس وجہ سے یہ ایک سیکنڈ فڈل تو ہو سکتی ہیں نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی، لیکن اس کے علاوہ زیادہ کچھ نہیں ہو سکتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو نورا کشتی کا جو استعارہ استعمال کیا آپ نے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. یہ جینوئن سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ایک دوسرے کی مخالفت کریں گی، لیکن کیونکہ یہ بھگت چکی ہیں 90 کی دہائی میں، تو اس لیے وہ اس حد تک نہیں جائیں گی کہ وہ ایک دوسرے کو ڈیسٹیبلائز کریں. سر ویری رائٹ. ایک کامنٹ اور بھی کر دیجیے گا. آپ نے ان کو الیکٹیبلز بھی کہا تحریک استحکام والوں کو، اور ساتھ میں آپ نے ان سے وہ امیدیں بھی نہیں لگائیں جو پاکستان کے الیکٹیبل سے لگائی جاتی ہیں، کیونکہ آف کورس ساؤتھ پنجاب کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہیں. پھر کرشماتی شخصیت سے آپ کا کیا مراد ہے؟ جہانگیر ترین جنہوں نے جہاز بھر بھر کے عمران خان کی حکومت بنائی تھی، وہ کرشماتی نہیں نظر آ رہے سر جب انہوں نے اپنی پارٹی بنائی؟ وہ کرشماتی نہیں ہے، وہ ڈرائنگ روم کے سیاستدان ہے، روکڑا ان کے پاس ہے، لیکن کرشماتی شخصیت وہ نہیں ہے. عوام ان کے کہنے پہ ووٹ نہیں دیں گے. الیکٹیبلز کو ضرور دیں گے، لیکن الیکٹیبلز پہ بھی الیکشن میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کوئی جماعت جیتے گی بھی، کوئی حکومت بھی بنائے گی یا نہیں بنائے گی، تو پھر اس حساب سے ووٹ ان کے کم ہو جاتے. ویری رائٹ. رضا صاحب، آپ تحریک انصاف کی سیاست سے کافی اختلاف رہا آپ کو، تو کیسا لگتا ہے تحریک استحکام پاکستان کو دیکھ کے سر؟ انمیوٹ کر دیں سر، انمیوٹ کر دیں. سیاسی پارٹیوں کو حق ہوتا ہے بشمول تحریک انصاف کو، یہ استحکام میں پاکستان پارٹی کو، یہ ہمارا آئین اور ایک جمہوری معاشرے میں یہ ضروری ہوتا ہے. ہمیں اختلاف کبھی بھی مجھے پی ٹی آئی کی کوئی سیاست کے منشور سے نہیں رہا. مجھے ان کے جو انداز ہے سیاست کا، یہ جو انہوں نے انٹروڈیوس کرائی، گالی گلوچ، پولرائزیشن، میرے اپنے دوست جو ہیں، میرے اپنے خاندان میں تقسیم آئی ہے، ملک میں تقسیم آئی ہے، اداروں میں تقسیم آئی ہے. یہ کیا کمال ہو گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آدھی تقسیم ہوئی ہے، 8 جج ایک سائڈ پہ، 7 جج ایک سائڈ پہ. کیا ادارے ایسے چلتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ 9 مئی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ کچھ جنرلز جو ہیں وہ عمران خان کے حق میں، کچھ اس کے خلاف ہیں.
یہ کیسی، ہم نے ایسی کبھی زندگی میں بات نہیں سنی بھائی. دوستوں کے درمیان، خاندان رشتہ داروں کے درمیان فساد، پھڈے، گالی گلوچ، ہمیں اس سے اختلاف ہے. باقی سب اپنی سیاست کریں. رہی بات جو آپ نے آگے کا منظرنامہ پہلے آپ ڈسکس کرے تھے، تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا الیکشنز کے حوالے سے کہ ابھی جو صورتحال بن رہی ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بالکل موجود ہے اور ان کے متوالے جو ہیں، انصافیت جو ہیں، وہ بالکل تیار ہیں. لیکن اس وقت جو حالات بن رہے ہیں اس میں عمران خان صاحب منظر میں، وہ سیاسی میدان میں نہیں ہوں گے، وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر پائیں گے. جو اس وقت صورتحال دکھائی دے رہی ہے، اگلے 4 مہینے میں 3 مہینے میں بدل جائے تو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں بالکل، لیکن ابھی جو میدان خالی ہو رہا ہے اس کا براہ راست فائدہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہوگا پنجاب میں. اور یہی وجہ ہے، آپ نے جو پوچھا، اپنے ابتدائی سوال آپ نے کیا تھا سولنگی صاحب سے یا شاہد سے، کہ آپ نے کہا کہ نواز شریف بڑے متحرک دکھائی دے رہے ہیں. نواز شریف صاحب اس لیے متحرک دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ بھی زیرک سیاست دان ہیں. ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ میدان 97 کی طرح خالی ہو رہا ہے، اور یہاں پر جو مسلم لیگ نون کی پنجاب میں ایک جو جسے کہتے ہیں کہ وہ سچویشن آ جائے گی کہ ان کو میجورٹی مل جائے گی اور وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم منتخب ہو سکتے ہیں اگر عدلیہ نے کوئی رکاوٹ نہ ڈالی. یہی بالکل ٹھیک ہے. رین صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس. سر رین صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس اور تحریک استحکام پہ بھی بات کر دیجیے. دیکھیں عدنان، تحریک استحکام مجھے ابھی تک سو فار، جو ہم ہمیشہ ترین صاحب اور ان کے ہوائی جہاز کے سفر کا حوالہ دیتے ہیں، میرا خیال ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، دونوں سینئرز مجھ سے ایگری یا ڈس ایگری دونوں کر سکتے ہیں، ترین صاحب کے پاس ایک فون تھا جب ان کا جہاز چلتا تھا، اس فون میں ایک سافٹ ویئر تھا. اس سافٹ ویئر پہ انہیں بتایا جاتا تھا فلانی سواری اٹھا کے فلان جگہ پہ اتارنی ہے، تو وہ اس کے لیے ان کا جہاز کام کرتا تھا. ابھی اس وقت تک وہ سافٹ ویئر اس طریقے سے کام نہیں کر رہا جیسے 2018 میں کر رہا تھا. تو مجھے کوئی استحکام پاکستان پارٹی کوئی بہت بڑے لیول پر جسے کہتے ہیں پنجاب میں کوئی اپسیٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لیکن جو بیسک چیلنج ہوگا پاکستان مسلم لیگ اگر وہ سافٹ ویئر دوبارہ سے انسٹال ہو جائے تو، اگر ہو گیا تو پھر 2018 جیسے ہی نتائج ہوں گے. فی الحال میری معلومات کے مطابق ابھی تک انسٹالڈ نہیں ہے، بالکل اسی لیے ان کا جہاز فی الحال استعمال نہیں ہو رہا. سولنگی صاحب کنکلوڈنگ ریمارک. سر یہ جو سافٹ ویئر کی بات کی ہے شاید رند صاحب نے، سر یہ بڑی خطرناک ویسے بات کی ہے. پہلے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ رند صاحب کو کیسے پتا کہ اس موبائل میں سافٹ ویئر تھا. سر میں رند صاحب کے جو ذرائع ہیں اس پہ ان کو داد دیتا ہوں، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ہارڈ ویئر ہے وہ نئے سافٹ ویئر